हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 3 में। तो इसमें हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बीच में वीडियो थोड़ा नहीं आ रहा था, है ना, बिजी चलने के कारण से, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे जो विलियन होता है उनके सांद्रता के पद, ठीक है। यानी कि सांद्रता के पद में हम लोगों ने 4 पॉइंट होते इसको कंप्लीट कर लिया था। 5वां पॉइंट होता है, उससे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और 5वां पॉइंट है हमारा मोल अंश मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों, मोल फ्रैक्शन क्या होता है इसको समझना ध्यान से। दोस्तों, अगर हमारे पास में एक कंटेनर है, इस कंटेनर में द्विअंगी विलयन भरा हुआ है। द्विअंगी विलयन का मतलब होता है इसमें 2 लोग हैं। एक हो जाएगा विलय द्विअंगी विलयन, ठीक है। ये कौन सा विलयन बनाया हुआ है? द्विअंगी विलयन। इसका मतलब होगा कि इसमें 2 होंगे बंदे। एक होगा विलय, ठीक है। विलय के रूप में हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए शक्कर ले ली तो शक्कर आ जाएगा इसमें। और दूसरा है विलायक, तो इसको हम जल मान लेते हैं, ठीक है। हमेशा हम जो विलय होता है उसको B मानेंगे और विलायक को A मानेंगे। तो हम लोगों ने एक विलयन बनाया गया है, जो कि विलयन है द्विअंगी विलयन, मतलब 2 लोगों से मिलकर के बना हुआ विलयन। इसको दोस्तों हम कहेंगे कि द्विअंगी विलयन में अवयव कितने उपस्थित हैं? 2 अवयव उपस्थित है। अब हमको अवयव मान लीजिए B का क्या निकालना है? मोल अंश निकालना है। अब मोल अंश का सीधा सा मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर हमारे पास में द्विअंगी विलयन को हम मान लेते हैं वो है कितना? 100, है ना। 100% हमारे पास में मान लेते हैं विलयन है, और उसमें कितना प्रतिशत विलय का भाग घुला हुआ है और कितना प्रतिशत विलायक का भाग घुला हुआ है। तो ये होता है दोस्तों मोल अंश। वापस से, विलयन है, विलयन को हमेशा 100% मानना है, ठीक है। ये प्रतिशत में मैंने बता रहा हूँ, हालांकि अलग अलग मान इसके मान होते हैं, ठीक है। तो 100% हम मान लेते हैं। तो इसमें अगर हमको विलय का मोल अंश निकालना है, मतलब उस विलयन के अंदर, उस द्विअंगी विलयन के अंदर विलय होगा, शक्कर होगी, वो कितनी मात्रा में घुली हुई है, उसका हिस्सा कितना, उसका अंश कितना है, और उसी से नाम से क्लियर है मोल अंश। तो वो ज्ञात करना है। जैसे मान के चलिए इसमें मान लीजिए 45% क्या आ जाएगा? ये निकल के आ जाएगा। तो 100 में से अगर 45 को माइनस कर देंगे तो जो बाकी बचा वो किसका आ जाएगा? विलय का मोल अंश आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों। अब यहाँ पर ये बात नहीं है कि इसके अंदर 2 अवयव है तो 2 ही होंगे, नहीं, हम विलय को अलग अलग ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने NaCl ले लिया तो ये 3 अवयव हो जाएंगे, त्रिअंगी विलयन हो जाएगा। तो अवयव कितने होंगे? 3। तो जितने भी अवयव होते हैं उन अवयवों को मिलाने से जो विलयन बनता है उस विलयन को हम 100 मान लेते हैं। अब उन अवयव का अपन क्या निकालते हैं? मोल अंश निकालते हैं, उसका कितना अंश घुला हुआ है, ठीक है। तो मोल अंश निकालने का सूत्र दोस्तों बन जाएगा, जिसका भी मोल निकालना है, मतलब उस अवयव का मोल, ठीक है, बटे नीचे आ जाएगा पूरे विलयन का मोलों की संख्या या मोल, ठीक है। खुद का मोल, जिसका निकालना उसका मोल, बटे पूरे विलयन में जितने भी अवयव है, सभी अवयव उनके मोल, ठीक है। तो वो कहलाता है मोल अंश। आई बात समझ में? हम अभी समझेंगे आगे, ठीक है। तो दोस्तों, इसको एक बार मिटा देता हूँ। अब दोस्तों लैंग्वेज को पढ़ लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए, विलयन में किसी अवयव का मोल भिन्न, विलयन में किसी भी अवयव का, है ना, अवयव यहाँ पर हमने 3 लिए, 2 लिए, तो किसी अवयव का मोल भिन्न मोल अंश विलयन में उस अवयव के मोल, मतलब खुद के मोल, और विलयन के सभी अवयव के कुल मोलों की संख्या का अनुपात, उसके मोल, फिर विलयन के टोटल मोल, उनका अनुपात क्या कहलाता है? मोल भिन्न कहलाता है। सूत्र बनाते हैं इसी के हिसाब से। तो दोस्तों सूत्र हो जाएगा अवयव का मोल भिन्न
या अवयव का मोल अंश बराबर, दोस्तों मोल अंश को हम दर्शाते हैं x से, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा अवयव का या अवयव के मोलों की संख्या लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये संख्या लिखा है, ठीक है। नीचे हो जाएगा सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या। तो दोस्तों ये होता है मोल अंश का सूत्र। क्या हो जाएगा सूत्र? वही जो हमने पढ़ा है वही लिखा है। क्या है कि अवयव के मोलों की संख्या मतलब उसके मोल, फिर सभी अवयव के कुल मोलों की संख्या, या हम कह सकते हैं विलयन के मोलों की संख्या, टोटल, है ना। अब हम मान लेते हैं, माना कि द्विअंगी विलयन में बी विलय है, बी विलय तथा ए विलायक हो तो क्या होगा? दोस्तों हम देखेंगे अवयव बी का, पहले हम ए को ले लेते हैं, अवयव ए का मोल, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा अवयव ए का मोल, सीधा लिख देता हूँ ए का मोल, और ए का मोल हो जाएगा एन ए। मोल को दोस्तों एन से दर्शाते हैं, एन का मतलब मोल, ए का मतलब विलायक या अवयव सेकेंड हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। दूसरा बी का मोल, बी का मोल क्या हो जाएगा? एन बी। अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो ये तो हो जाएगा इसका मोल। अब आगे हम इसका मोल भिन्न देखते हैं, मोल भिन्न या मोल अंश, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मोल भिन्न? दोस्तों हमारा ध्यान से, ए का मोल, ए का मोल इसको दर्शाएंगे NS। अब हमको दर्शाना है कि ए अवयव होगा उसका मोल भिन्न क्या होगा। तो सिंपल सा बात है कि ए के मोलों की संख्या बटे टोटल अवयव की संख्या, है ना, सभी अवयव के कुल की संख्या। तो यहाँ पर हमारे पास में अवयव द्विअंगी विलयन लिया है, उसमें अवयव दो ही हैं, एक तो ए है और दूसरा बी है। तो इसके खुद के मोल फिर सभी अवयव के मोलों की संख्या, तो ये हो जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे इसको हम दर्शाएंगे x, और किसका निकालना? a का, तो हो जाएगा XA बराबर, यहाँ पर हो जाएगा उसके मोल NA बटे विलयन के मोल NA प्लस NB, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम इसको देखते हैं, इसका मोल भिन्न, ओके। तो दोस्तों इसको अपन दर्शाएंगे XB से, ठीक है। उसके मोल फिर कुल अवयव के मोलों की संख्या, तो उसके मोल क्या हो जाएंगे? NB, और टोटल कितना हो जाएंगे? NA प्लस NB। अब दोस्तों यहाँ पर होता है दोनों जितने भी अवयव होंगे हमने लिए उनके मोल भिन्न होंगे, उसका योग करेंगे हम लोग, यानी कि इनका योग करेंगे, ठीक है। दो अवयव हैं, उनके मोल भिन्नों का योग, ओके। तो XA का मान कितना है? ये वाला, और XB का मान कितना है? ये वाला। तो उसको हम रख लेते हैं, देखिए आगे, बराबर XA का मान NA ओपन NA प्लस NB, तो NA बटे NA प्लस NB प्लस XB का मान कितना है? NB बटे NA प्लस NB, NB बटे NA प्लस NB। एलसीएम निकालेंगे हम लोग, इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा? दोनों में सेम है, तो हो जाएगा NA प्लस NB, ठीक है। अब आपको पता ही है, इसका भाग इसमें दोगे
तो सेम सेम है, एक बार जाएगा एक का गुणा ऊपर वाली संख्या से, तो एक का गुणा हम इसमें करेंगे तो वही रहेगा, यानी कि Na प्लस इसका भाग इसमें दो, एक बार जाएगा एक का गुणा ऊपर वाली संख्या से तो हो जाएगा NB। अब देखो नीचे भी क्या है Na प्लस NB, ऊपर भी क्या है Na प्लस NB, आपस में कट जाएंगे और इसका मान आ जाएगा 1। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि अगर हम लोग दोनों अवयव होंगे उनके मोल भिन्न का योग करेंगे, या फिर हम विलयन के अंदर जितने भी अवयव होते हैं, हमने 2 लिए हैं A और B, लेकिन अगर हम 3 ले लेते 4 ले लेते तो जितने भी अवयव होते हैं उनका अगर हम मोल भिन्न निकालेंगे और उनका योग करेंगे तो हमेशा दोस्तों इनका योग आएगा 1। कितना आएगा? 1। तो सर आप झूठ बोल रहे हैं, मैं अभी बताऊंगा, ठीक है, झूठ नहीं बोल रहे। तो इसका योग कितना हो जाएगा? 1। ये नोट बात है, ध्यान रखना भाई, बहुत काम की चीज़ है ये वाली, ठीक है। इसके बारे में लिख दूंगा आगे। जैसे कि हम देखते आगे, देखिए यदि हमारे पास में अगर 3 होते, अगर यहाँ पर मैं कर देता हूँ अलग से, अगर हमारे पास में C होता, C का मोल, मैं इसको मिटा दूंगा, जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ठीक है। C का मोल क्या हो जाएगा? NC हो जाता है। उसका मोल भिन्न क्या हो जाएगा? तो उसका मोल भिन्न अगर हम लोग निकालना चाहे तो क्या होगा? उसका मोल भिन्न क्या हो जाएगा? उसके खुद के मोल यानी कि NC बटे सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या। तो सभी अवयव कितने हो जाएंगे? Na प्लस NB प्लस NC। अब यहाँ पर एक एक चीज़ जोड़नी पड़ेगी हमको, तीसरा अवयव NC प्लस NC, ठीक है यहाँ तक, क्योंकि जोड़ना ही पड़ेगा ना, क्योंकि 3 अवयव हो गए अब तो C, तो यहाँ पर भी आ जाएगा NC, क्योंकि नीचे तो टोटल आ रहे हैं। ओके, अब तो ये हो गया। अब हमको क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए जैसे यहाँ पर 2 का जोड़ा है तो यहाँ पर कितने का जोड़ेंगे? 3 का, XA प्लस XB प्लस XC। क्लियर है? अब जैसे 3 को जोड़ेंगे तो तीनों का मान रख लेते हैं हम लोग एक बार। पहला हो जाएगा XA का, तो ये हो जाएगा XA का मान Na बटे Na प्लस NB प्लस XB का मान ये वाला, सॉरी यहाँ पर NC आता है, NC प्लस NB, Na प्लस NB प्लस NC। क्लियर है? तीसरे का यहाँ पर क्या लिखा भाई? NC लिखना चाहिए था। कभी कभी ऐसा हो जाता है। NC बटे Na प्लस NB प्लस NC। ओके, लघुत्तम क्या आ जाएगा? Na प्लस NB प्लस NC, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा लघुत्तम Na प्लस NB प्लस NC। भाग देना है हमको सब में, ठीक है। इसका भाग दो इसमें, एक का गुणा ऊपर वाली की संख्या के साथ, तो वही रहेगा Na। इसका भाग इसमें दो, एक बार एक का गुणा ऊपर वाली संख्या से कितना हो जाएगा? NB प्लस इसका भाग दो इसमें, कितनी बार जाएगा? एक बार एक का गुणा ऊपर वाली संख्या से NC। अब जब ये ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, आपस में कटेंगे तो जैसे ऊपर मान आया था वैसे कैसे आ जाएगा? 1। यानी कि हम लोगों ने 3 अवयव का मोल भिन्न निकाला, फिर भी उनके मोल भिन्न का योग करेंगे सभी अवयव का, तो उन मोल भिन्न का योग कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। ये दोस्तों होता है खास बात इस मोल अंश की। मोल अंश में जितने भी अवयव हैं, वापस से बता रहा हूँ, जितने भी अवयव हैं, अवयव A हैं, B हैं, C हैं, D हैं, E हैं, कुछ भी जितने भी हो, ठीक है, तो उन सभी का हम मोल अंश निकालेंगे तो उनका योग होगा, वो कितना होगा? 1 ही आएगा। आ रही बात समझ में? ओके, तो मैं ये थर्ड वाले को मिटा देता हूँ। अब दोस्तों हम एक चीज़ आगे देखते हैं। देखिए मोल दोस्तों होता है, मोल बोले तो N, इसका एक सूत्र होता है, वो होगा भार बटा अणुभार। भार को हम वेट कहते हैं तो आ जाएगा W, और बटे हो जाएगा अणुभार, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि M से दर्शाते हैं इसको। अब हमें
जो भी निकाला है ये मोल, ये होता है ए का मोल, फिर विलियन का मोल, फिर ए का बी का मोल, फिर विलियन का मोल। तो हम लोगों ने जो भी मोल की जगह लिखा है तो मोल का हम सूत्र निकालेंगे अलग अलग अवयव का, तो फिर हम इसको इस प्रकार से इसमें रख देंगे। ठीक है, जैसे करके देखते हैं हम लोग। जैसे कि हम Na बराबर देखेंगे अवयव ए का मोल, तो इसका मोल का सूत्र मोल सूत्र के हिसाब से क्या हो जाएगा, अवयव ए का भार बटे अवयव ए का अणुभार यानी कि Ma। दूसरा क्या हो जाएगा, बी का देखो, Nb का अगर आप देखोगे मोल का सूत्र के हिसाब से, तो बी के मोल तो सूत्र हो जाएगा बी का भार बटे बी का अणुभार, तो हो जाएगा यहाँ पर WB बटे MB। अब तो कुछ नहीं करना है, जहाँ पर Na लिखा है उसकी जगह ये लिखना है, जहाँ पर Nb लिखा है उसकी जगह आपको ये लिखना है। करते हैं हम लोग। देखिए XA का देख लेते हैं, ऊपर है Na का क्या है सूत्र है WA बटे MA। ये दोस्तों खास है, ध्यान रखना, जब अभी मैं सवाल करवाऊंगा तो यही चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, वापस से W का मतलब होता है भार, वेट, और अणुभार का मतलब होता है, इसको सिंबल दर्शाते M, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अवयव A का मोल है और हम अवयव दोनों का मोल है, तो जहाँ पर उनके मोल लिखे हो तो उन मोल की जगह उन मोल का सूत्र लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर Na, तो एक अवयव A का मोल, तो अवयव A का भार बटे अवयव A का अणुभार। उसी प्रकार से यहाँ पर अवयव B का भार बटे अवयव B का अणुभार। अब तो इसकी जगह मोल भिन्न की जगह लिख देते हैं अब तो। ठीक है, तो XA बराबर Na की जगह ये आ जाएगा मान WA बटे MA। ठीक है, बटे XA का है। ठीक है, Na प्लस NB, तो एक बार Na का वापस से आ जाएगा सूत्र WA बटे MA प्लस NB है तो NB का ये वाला आ जाएगा WB बटे MB। ऐसे आ रही बात समझे। अब सेकेंड का देख लेते हैं। XB का हम लोग अगर देखा जाए तो XB में NB पहला आ जाएगा ऊपर WB बटे MB बटे Na प्लस NB, तो एक बार Na का मान आ जाएगा मोल का सूत्र के हिसाब से WA बाय MA प्लस WB बाय MB, तो ये आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप इसको इस प्रकार से करके भी देखेंगे तो भी आपस में कट के कितना आ जाएगा, एक ही आएगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ लेना है। ओके, बाकी ये लैंग्वेज में थोड़ी बहुत लिख देता हूँ। हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैंने लैंग्वेज कुछ ऐड किए। देखिए जैसे यहाँ पर हमने लोगों ने ये किया तो इसके लिए लैंग्वेज ऐड किए। यदि अवयव A और B है, ठीक है, तो उनके द्रव्यमान क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा WA और दूसरा WB हो जाएगा। ठीक है, और अणुभार क्या हो जाएगा, MA और MB होगा। तो भार के लिए द्रव्यमान या भार उसके लिए हो जाएगा WA और WB, और अणुभार के लिए हो जाएगा MA और MB। हो तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा मोल सूत्र के हिसाब से। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो मैंने किया था, कहा था कि योग होता है कितना होता है, एक होता है, तो वही बात लिखिए कि किसी विलयन में उपस्थित सभी अवयवों का योग होता है एक होता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है कि ताप का प्रभाव। दोस्तों यहाँ पर मोल अंश होता है, उसमें अगर ताप बढ़ा दे या घटा दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मोल अंश होता है ताप पर निर्भर नहीं करता है, तो मोल अंश पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। बाकी यहाँ पर मैंने बताया कि अनंत तक अगर मतलब बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अवयव होते बहुत ज़्यादा है, उनका योग निकालेंगे फिर भी वो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो सभी अवयव का योग कितना होगा, एक। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम सवाल करते हैं इसका। हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर ये जो हमारे पास में एक सवाल है,
थोड़ा सा मार्कर होता है वो इसकी स्याही ख़त्म हो गई थी, ठीक है, इनको ख़त्म हो गई थी, तो ऐसा ऐसा धुंधला थोड़ा दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए मापी जाता हूँ ब्लू की। तो दोस्तों यहाँ पर है, पढ़िए इसको ध्यान से। एसीटोन जल के मिश्रण में द्रव्यमान की दृष्टि से 54% जल है। इस मिश्रण में एसीटोन के मोल अंश क्या होंगे? दो बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो एक तो हो जाएगा एसीटोन और दूसरा हो जाएगा जल। तो एसीटोन दोस्तों हो जाएगा आपका विलय और जल हो जाएगा विलायक। इन दोनों का मिश्रण है, ठीक है। तो इसने कहा है प्रतिशत में मान बताया है, कितना है? 54% जल है। द्रव्यमान की दृष्टि से 54% क्या है? जल है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 54% जल है, इसका मतलब 54% विलायक है, नहीं। इसका कहने का मतलब होगा, समझिए ध्यान से, और हमको एसीटोन होता है यानी कि विलय होता है, उसका मोल अंश ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात लिखता हूँ कि 54% यहाँ 54% द्रव्यमान प्रतिशत का अर्थ 100 ग्राम विलियन में 54 ग्राम एसीटोन उपस्थित है, ठीक बात है। इसका कहने का मतलब होता है कि 100 ग्राम का विलियन है, उसमें 54% क्या है भाई साहब? एसीटोन उपस्थित है। तो यहाँ पर पहली बात, हम लोगों ने, हमको जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा पहला विलय की मात्रा या विलय का हम लिख लेते हैं भार, जिसको हम दर्शाते हैं W20 से। और आपको पता है कि विलय का भार कितना है, अभी बताया वो 54 ग्राम, ठीक है। एसीटोन हमारे पास में क्या है? विलय, तो इसका भार दे रखा है कितना? 54 ग्राम। अब उसका हम निकालेंगे अणुभार, विलय का अणुभार। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है, अणुभार होता है विलय का, वो दिया नहीं होता है, आपको निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो हो गया क्लियर। अभी मैं इसको निकालूंगा, देखिए ध्यान से। विलय के फॉर्म में कौन है? एसीटोन। और दोस्तों एसीटोन का फॉर्मूला होता है, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3, ठीक है। ये एसीटोन का फॉर्मूला होता है, कीटोन समूह होता है इसमें। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी परमाणु होते हैं उनके जो द्रव्यमान संख्या होती है इसको जोड़ते जाते हैं, तो क्या निकल के आता है? अणुभार निकल के आता है, ठीक है। जैसे कार्बन होता है, उसकी परमाणु संख्या होती है 6, द्रव्यमान संख्या हो जाएगी 12। हाइड्रोजन होता है, उसकी परमाणु संख्या होती है 1 और द्रव्यमान संख्या भी 1 हो जाएगा, डबल नहीं होता इसमें। ऑक्सीजन होता है, उसकी परमाणु संख्या होती है 8 और द्रव्यमान संख्या हो जाएगी 16, बाकी कोई नहीं बचा है। तो कार्बन का कितना हो जाएगा? 12, और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या 1, ठीक है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितने संख्या में? 3, तो इंटू कितना हो जाएगा? 3, तो 12 + 3 कितना हो जाएगा? 15। इसका 15 तो इसका भी 15 हो जाएगा, तो हम सीधा लिख देते हैं 30, ठीक है। इसका 15 और इसका भी 15, तो कितना हो जाएगा टोटल? 30 प्लस, अब इसका अलग से निकालना पड़ेगा, तो कार्बन का आपस से कितना हो जाएगा? 12, हम बीच वाले की बात कर रहे हैं, प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16। इसको जोड़ते हैं, 30 प्लस ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा कितना? 2, 28, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे 8 0 8 2 3 5 58, तो 58 ग्राम प्रति मोल, ये क्या हो जाएगा? इसका अणुभार। तो यहाँ पर एसीटोन का अणुभार निकल के कितना आता है? 58। कितना निकल के आता है? 58 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। ऐसे निकाला जाता है। अब अगला हम बात करेंगे विलायक का, जल विलायक है। तो विलायक का भार और विलायक का
अणुभार, यानी कि डब्ल्यू ए कितना है भाई विलायक का भार। तो विलायक का दोस्तों भार निकालेंगे हम, जो भी विलयन है उसमें से माइनस कर देंगे विलेय के भार को, तो जो बाकी बचा है वो निकल के आ जाता है विलायक का भार। तो विलयन हमारे पास में कितना है भाई 100 है, ठीक है। तो उसमें से विलेय के भार को माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाता है यहाँ पर 54, तो उसको माइनस करेंगे कितना निकल के आ जाएगा 46, ठीक है। तो 46 ग्राम ये किसका आ जाएगा विलायक का भार। अब विलायक का हम क्या निकालते हैं अणुभार। अणुभार हमको दिया नहीं होता है, निकालना पड़ता है सूत्र के हिसाब से। अब यहाँ पर समझना ध्यान से, विलायक के रूप में कौन है जल है, और जल का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता होगा। जल का फॉर्मूला क्या होता है H2O। हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी 1, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 2, तो कितना हो जाएगा 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, तो 16 दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 18, तो 18 ग्राम प्रति मोल किसका आ जाएगा विलायक का अणुभार, 18 ग्राम प्रति मोल। ओके, तो मैं इसको रहने देता हूँ, आप लोग देख लेना, इसको समझ लेना। अब दोस्तों कुछ नहीं करना हमको, जो बोला गया है उसको निकालना है। इस मिश्रण में एसीटोन का मोल अंश क्या होगा, एसीटोन का मोल अंश निकालना है, यानी कि विलेय का मोल अंश निकालना है। विलेय एसीटोन है, इसका मोल अंश बराबर हो जाएगा एसीटोन के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या, ठीक है। अब मैं इसको लिख लेता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो इसके मोल अंश, किसके मोल अंश XB के, तो एसीटोन के मोलों की संख्या यानी कि NB बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या, तो यहाँ पर 2 हैं NA और NB। अब दोस्तों हमने तो यहाँ पर भार अणुभार निकाला है, हमने तो मोल तो नहीं निकाले, तो हम मोल को क्या करेंगे अलग से निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे Na के मोल, मतलब कि A के मोल, A का भार WA बटे A का अणुभार। उसी प्रकार से B के मोल, उसका भार बटे उसका अणुभार। अब WA का मान कितना है, WA विलायक है 46, इसके बाद MB कहाँ से आ जाएगा, MA आ जाएगा। MA का कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी मैंने MB कर दिया था, इसके लिए माफी चाहता हूँ। MA, ठीक है, WA और MA, यहाँ पर भी हमने MB कर दिया था, सॉरी। तो MA का मान कितना है 18, इसका निकालेंगे तो आ जाएगा 2.56 मोल। इसका निकालते हैं WB, इसका BB है दोनों, WB का कितना है 54 और बटे MB का कितना है 58, तो इसका आ जाएगा 0.93 मोल। अब तो कुछ नहीं करना है, रख देना है सिंपल सी। यहाँ पर NB का मान कितना है भाई, NB का मान कितना है यहाँ 0.93, तो आ जाएगा ऊपर 0.93 बटे Na प्लस NB, तो Na कितना था, Na का मान आया था 2.56, ठीक है, 2.56 प्लस NB का वापस से लिखना पड़ेगा 0.93, ठीक है। इसको आगे पुटअप करते हैं दोस्तों।
जब हम आगे पुटअप करेंगे इसको 0.93 ऊपर वैसा कैसे रहेगा, और नीचे हम लोग जोड़ देते इसको। देखिए इसको जोड़ देते हैं 3 और यहाँ पर 6, कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 एंड 5 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, 14 का 4 हासिल अभी 1, 2 और 0 कितना हो जाएगा 2 और हासिल 3, तो 3 पॉइंट कितना हो जाएगा 49। जब इसका भाग इसमें हम लोग देंगे तो यहाँ पर मान निकल के आ जाएगा 0.27। तो ये 0.27 ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। दोस्तों हम लोगों ने जो बोला था वो तो निकाल लिया, यानी कि एसीटोन का मोल अंश निकाले 0.27 आया। परंतु दोस्तों यदि आपको बोला जाए जल का निकालो तो कैसे निकालोगे। अगर आपको बोला जाए जल का मोल अंश ज्ञात करो तो कैसे निकालोगे। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जल है विलायक, ठीक है, और दूसरा हमने मोल अंश निकाल लिया है किसका, विलय का। तो जल का मोल अंश और एसीटोन का मोल अंश, दोनों अवयवों का मोल अंश का योग एक माना जाता है, हम लोगों ने आगे पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, उस एक में से जिसका भी मोल अंश हमको पता है उसको माइनस कर देंगे, तो जो बाकी बचा उसका मोल अंश आ जाएगा। तो भाई साहब हमको विलय एसीटोन का मोल अंश पता है 0.27 है, तो एक में से हम माइनस कर देंगे तो जल का मोल अंश यानी कि विलायक का मोल अंश निकल के आ जाएगा x, किसका निकल के आ जाएगा XA का मोल अंश। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, XA का अगर मोल अंश निकालना है तो एक में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 1 माइनस 0.27 तो कितना बचेगा 0.73। तो ये क्या हो जाएगा आंसर आपका, अगर जल का मोल अंश निकालना चाहेंगे तो दोस्तों ये है। बाकी यहाँ पर थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर MB लिख दिया था और यहाँ पर भी MB लिख दिया था, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये कैलकुलेशन की है, तो आप चाहते तो उतार लेना, नहीं चाहते तो रहने देना। ठीक है, बाकी स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ दोस्तों, अब हम देखते हैं मौलरता, और सेकंड देखेंगे मतलब सातवां हो जाएगा मौलरता। इसको बोलते हैं मोलैरिटी और इसको बोलते हैं मोलैलिटी। ठीक है, लता और यहाँ पर है रता, दोनों फर्क है। अब दोस्तों दोनों में नहीं सेपरेट करके क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों को कंपेयर करके चलेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर मैं दोस्तों मोलरता की बात करता हूँ तो इसका सूत्र होगा विलय के मोल बटे विलियन का आयतन, जो कि ये आयतन होगा लीटर में दोस्तों। अब उसका सूत्र देखते हैं मौललता का। मौललता का सूत्र ऊपर तो वही होगा विलय के मोल, बट नीचे यहाँ पर फर्क आपको देखने को मिलेगा मौललता में। नीचे दोस्तों आएगा विलायक का द्रव्यमान, और ये दोस्तों द्रव्यमान होगा किलोग्राम में। ठीक है, तो दोनों में फर्क क्या है, फर्क बस इतना है कि इसमें आ जाएगा विलय के मोल बटे विलियन का आयतन लीटर में, और यहाँ पर विलय के मोल तो ऊपर सेम रहेंगे दोनों का, लेकिन नीचे फर्क हो जाएगा, इसमें आ जाएगा विलायक का द्रव्यमान जो कि किलोग्राम में। समझते ही इसका कहने का मतलब क्या होता है। मौलरता कहना चाहती है कि अगर 1 लीटर विलियन है, उस 1 लीटर विलियन में जितने भी विलय के मोल उपस्थित हैं उसको हम बोलते हैं विलियन की मौलरता। ठीक है, और दोस्तों मौलरता का मतलब होता है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित मौलरता के लिए, एंड मौलरता के लिए 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोल,
मौलों की संख्या, उसको हम क्या कहते हैं, विलयन की मौललता कहते हैं। तो उसी के हिसाब से दोनों में मौलों की संख्या सेम है, मौलों की संख्या सेम है, तो ऊपर आ जाएंगे विलय के मौल, और नीचे 1 लीटर विलयन, 1 लीटर, लीटर क्या होगा, आयतन, तो विलयन का आयतन लीटर में, और इसमें 1 किलोग्राम विलायक, तो यहाँ पर क्या होगा, विलायक, और किलोग्राम क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का है यूनिट, तो क्या हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम है। अब हम समझते हैं इसको थोड़ा आगे, समझिए ध्यान से। अगर हम विलय को मान लेते हैं, यदि विलय को मान लेते हैं B व विलायक को मान लेते हैं A, तो विलय के मोल क्या होंगे दोस्तों, विलय के मोल हो जाएंगे NB, मोल के लिए दर्शाते हैं हम लोग N, और यहाँ पर हो जाएंगे B, मैं इसको इधर ही लिख देता हूँ, क्या हो जाएंगे, NB। ओके, इसके बाद में विलयन का आयतन, इसको मान लेते हैं V, जो कि लीटर में है, तो L लिख देंगे इसके लिए, ठीक है। सूत्र के हिसाब से हम रख देते हैं, मौलता को दर्शाते कैपिटल M से, तो हो जाएगा M बराबर विलय के मोल का हो जाएगा सिंबल NB बटे विलयन का आयतन हो जाएगा V, और ये लीटर में हो जाएगा L, ठीक है। तो एक फॉर्मूला तो ये बन के निकल जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए, मैंने आपको आगे एक सूत्र बताया था मोल का, क्या था, मोल का, B के मोल मतलब B का भार बटे B का अणुभार, तो WB बटा MB, इसको हम क्या करेंगे, NB की जगह रख देते हैं, ठीक है। तो रखते आगे, M बराबर हो जाएगा NB की जगह WB बटे MB बटे दोस्तों VL आएगा, VL होगा वो इसके पास चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा VL, L है इसका मतलब लीटर होता है, और इसको अपन ml में कन्वर्ट करेंगे, आयतन को ml में कन्वर्ट करेंगे तो हमको 1000 का भाग देना पड़ेगा, और ये 1000 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1000। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास में किसका सूत्र निकल के आता है, मौलरता का सूत्र। क्या होता है मौलरता का सूत्र, विलय के मोल बटा विलयन का आयतन, अर्थात इसको सिंबल के रूप में देखा जाए तो VB इंटू 1000 ओपन MB इंटू VML में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर WB का मतलब होता है विलय का भार, MB का मतलब होता है विलय का अणुभार, और VML का मतलब होता है विलयन का आयतन मिलीलीटर में ml में, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है, आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। बाकी आगे हम बात करते हैं इसके यूनिट की। दोस्तों इसकी यूनिट हो जाएगी इसके हिसाब से, विलय के मोल का यूनिट होती है मोल ही होती है, ठीक है। मोल की यूनिट क्या होती है, मोल ही होती है, और नीचे क्या है, आयतन, जो कि लीटर में है, तो क्या हो जाएगा, प्रति लीटर। इसको अगर सिंबल के रूप में दर्शाएंगे तो हो जाएगा मोल प्रति लीटर, लीटर के लिए हम लिख देंगे, प्रति के लिए लिखेंगे -1, ठीक है, मोल प्रति लीटर। अगला हम बात कर लेते हैं ताप का प्रभाव। दोस्तों ताप जैसे हम बढ़ाएंगे तो मोलरता घटती है, क्योंकि यहाँ पर विलयन का आयतन होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे ताप बढ़ने पर मोलरता घटती है। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी लैंग्वेज है, ताप बढ़ने पर मोलरता घटती है क्योंकि विलयन का आयतन होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर WB क्या होता है, विलय का भार, या विलय का हम कह सकते हैं द्रव्यमान, और इसके बाद हो जाते हैं MB का मतलब होगा यहाँ पर विलय का अणुभार, विलय का भार ग्राम में होगा, विलय का अणुभार होगा वो हो जाएगा दोस्तों ग्राम प्रति मोल में होगा, एंड V होगा वो विलयन का आयतन है जो कि ml में है, ठीक है। मैंने इसको लिख दिया। अब हम बात कर लेते हैं मौललता की। दोस्तों मौललता को दर्शाते छोटे m से, तो यहाँ पर हो जाएगा छोटा m
विलेय के मोल जैसे कि यहाँ पर लिखा है विलेय के मोल वही आएंगे NB, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अलग से। ओपन, यहाँ पर फर्क देखने को मिलेगा विलायक का द्रव्यमान। विलायक को दोस्तों हम लोगों ने क्या माना है, A माना है, और द्रव्यमान का मतलब होता है W या भार का मतलब हो जाएगा W। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको विलायक का द्रव्यमान जो कि होता है WA, किस में हो जाएगा, किलोग्राम में। तो यहाँ पर हो जाएगा WA किलोग्राम में। तो एक फॉर्मूला था आपका ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यदि हम NB का मान रखें WB बटे MB तो फिर क्या होगा, तो हो जाएगा M बराबर WB बटा MB, MB के गुणे में आ जाएगा WA, क्योंकि नीचे होता है तो ऊपर आ जाएगा, जो कि ये किलोग्राम में है। दोस्तों किलोग्राम से हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, इसको 1000 का भाग देंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा, तो जैसे इसमें हुआ वैसा का वैसा इधर में हो जाएगा into 1000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो M बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, M बराबर सूत्र हो जाएगा WB इंटू 1000 ओपन MB इंटू WA, जो कि होगा ग्राम में। ये होता है दोस्तों फाइनली सूत्र मोललता का। ठीक है दोस्तों, मैंने थोड़ा सा फैन चालू किया क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है, थोड़ा नॉइज आएगा, चलेगा। ठीक है, इतना तो देख लीजिए, ये फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं इसके यूनिट के बारे में। इकाई दोस्तों, जैसे मॉल की इकाई हो जाएगी मॉल, जैसे कि यहाँ पर है वैसे कैसे दोनों सेम होगी। मॉल का तो मॉल ही रहेगा। नीचे क्या आ जाएगा, आप बोलो क्या आ जाएगा नीचे, जैसे यहाँ पर था आयतन है ना, तो लीटर में, तो यहाँ पर है द्रव्यमान जो कि किलोग्राम है, तो नीचे क्या आ जाएगा, किलोग्राम। इसको अगर सिंबल के रूप में लिखना चाहेगा तो मोल का मोल, किलोग्राम को केजी में दर्शाते हैं और प्रति में है, नीचे है तो -1 आ जाएगा। ठीक है, अब ताप का प्रभाव देख लेते हैं हम लोग। अगर टेम्परेचर की बात करेंगे तो मोललता होती है, उसमें ताप बढ़ाने से घटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान होता है वो ताप पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इसकी लिख दी लैंग्वेज। ताप बढ़ने से मोललता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि द्रव्यमान होता है ताप पर निर्भर नहीं करता है। बाकी WB MB क्या होता है, WB विलेय का द्रव्यमान या विलेय का भार कह सकते हैं, और MB विलेय का मोलर द्रव्यमान मोलर भार हो जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों का एक एक हम सवाल करते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पर 2 सवाल लिखे हुए हैं। पहला हम लोगों ने लिखा उदाहरण मोलरता के लिए, और सेकेंड हमने लिखा है मोललता के लिए। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं पहले सवाल को। उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट 500 ml 500 ml विलयन में घुला है। तो दोस्तों हम लोगों को जो भी सवाल में दे रखा है उसको पहले लिख लेते हैं, फिर जो नहीं है उसको हम निकालते हैं। ठीक है, और जिसके बारे में गणना करने के लिए बोला गया उसको ज्ञात करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे, दिया गया है पहला दे रखा है विलेय का भार, बोले तो WB कितना दे रखा है, 5 ग्राम। ठीक है, दूसरा हमको दोस्तों निकालना पड़ेगा विलेय का मोलर द्रव्यमान या मोलर भार, हमें MB निकालना पड़ेगा। MB कैसे निकालते हैं, तो दोस्तों हमको जो विलेय के रूप में दिया गया है उसके प्रत्येक परमाणु के द्रव्यमान संख्या को हम जोड़ करके क्या निकालेंगे, मोलर भार निकालेंगे। तो हमको दे रखा है विलेय के रूप में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को, तो Na2CO3 को हम निकालते हैं।
जहाँ पर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सोडियम होता है इसकी द्रव्यमान संख्या होती है 23, कार्बन होता है इसकी द्रव्यमान संख्या होता है 12, ऑक्सीजन होता है इसकी द्रव्यमान संख्या होती है 16। ठीक है, बाकी परमाणु संख्या 11, इसकी हो जाएगी 6, इसका हो जाएगा 8। ठीक है, इसके हिसाब से आपको निकालना है। देखिए सोडियम कितने यहाँ पर 2, तो यहाँ पर कितनी बार आएगा 23 23 2, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 23 इधर कर देता मैं 23 × 2 प्लस कार्बन का हो जाएगा 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16, और लेकिन ऑक्सीजन कितने 3 यहाँ पर, तो इंटू कितना आ जाएगा 3। आगे इसको करते हैं, ये कितना हो जाएगा 23 या इसको बाहर इसमें बोल दो तो 6 और 4 46 प्लस 12, इसका कितना हो जाएगा 18, 8 हासिल 1 3 और 1 4 48। ठीक है, 6 2 8 कितना हो जाएंगे 8 और 2 10, 10 और 6 16 हासिल 1 4 1 5 5 4 9 और 10 कितना आ जाएगा 106, और ये दोस्तों आएगा ग्राम प्रति मोल में, क्योंकि हमारे पास में ये क्या है विलेय की मोलर भार या मोलर द्रव्यमान। ठीक है, अब ये तो हम लोगों ने निकाला जो दे रखा था उसमें से। इसके अलावा क्या दे रखा 500 ml विलियन में घुला हुआ है, मतलब विलियन का आयतन दे रखा और लाइट भी चली गई। ठीक है, हाँ दोस्तों अभी लाइट नहीं है, नेक्स्ट डे ये शूट करना पड़ा है। विलियन का आयतन हाँ यहाँ तक छूट गया था। देखो विलियन का आयतन कितना दे रखा है, तो विलियन का दोस्तों आयतन दे रखा है इसमें 500 ml। ठीक है, कितना दे रखा है 500 ml दे रखा है, ml में है, लीटर में नहीं है, तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग लगाएंगे मोलरता का फॉर्मूला। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल M मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय के भार या मात्रा, विलेय की मात्रा इंटू 1000 अपन विलेय की मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान MB इंटू विलियन का आयतन ml में। अब WB का मान कितना है, WB विलेय का भार जो कि 5 ग्राम है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 1000 अपन MB कितना है, MB हम लोगों ने निकाला 106, कितना है 106 इंटू V कितना है 500 ml, तो ये 500 हो जाएगा। ठीक है, ml नहीं लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो कटता है उसको काट देते हैं, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 5 से 5 कट जाएगा, जो बचा उसको हम लिख लेते हैं। तो फाइनली यहाँ से बचता है 10 अपन 10 बचा, इसके बाद कितना है यहाँ पर 106। इसका जो मान पुटअप करेंगे हम लोग, तो इसका मान आ जाएगा दोस्तों 0.0943 मोल प्रति लीटर। ठीक है, क्योंकि यूनिट इसकी क्या होती है मोल प्रति लीटर, और ये होता है दोस्तों इसका आंसर उत्तर। ठीक है, तो हमने मोलरता ज्ञात की जिसका मान कितना आया 0.0943 मोल प्रति लीटर। अब सेकंड देखते हैं। देखिए सेकंड को पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से दोस्तों। 3.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल CH3COOH इसका ये सूत्र होता है। इसके 70 ग्राम बेंजीन में विलियन की मोलरता गणना कीजिए। यहाँ पर दे रखा है 3.5 एथेनोइक अम्ल जो कि है अपना विलेय। एथेनोइक अम्ल किसके रूप में विलेय, तो विलेय कितना दे रखा है, विलेय का भार कितना दे रखा है 3.5। ठीक है, तो हम लिखेंगे दिया गया है क्या दे रखा है विलेय का भार, बोले तो WB कितना दे रखा है 3.5 ग्राम। ओके, देन अब निकालते हैं विलेय का अणुभार। अणुभार दोस्तों निकालेंगे बोलते हैं इसको MB,
और कैसे निकालते हैं, तो ये निकलता है एथेनोइक अम्ल जो होता है इसका सूत्र के प्रत्येक परमाणु के द्रव्यमान संख्या को योग करके हम निकालते हैं अणुभार। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा सूत्र CH3COOH, जहाँ पर कार्बन होता है इसकी द्रव्यमान संख्या 12, ऑक्सीजन होता है इसकी 16, हाइड्रोजन होता है इसकी 1 हो जाएगी। कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है तो 12 × 2 आ जाएगा, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 1 4, एक हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 द्रव्यमान संख्या तो 1 × 4, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है 2, एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 16, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 × 2। इसको पुटअप करते हैं, 12 × 2 24, प्लस 1 × 4 4, प्लस 16 × 2 कितना हो जाएगा 32। इसका योग करते हैं हम लोग, 2 4 4 10, 0 हासिल है 1 3, इसके बाद हो जाएगा 2 5 और 1 6, कितना हो जाएगा 60, तो 60 ग्राम प्रति मोल ये इसका निकल जाता है अणुभार। ठीक है, अगला क्या दे रखा है, अगला दे रखा है 70 ग्राम बेंजीन विलयन की मोललता की गणना कीजिए। 70 ग्राम है तो यहाँ पर क्या दे रखा है, विलायक का द्रव्यमान दे रखा है। ठीक है, विलायक के द्रव्यमान को हम दर्शाते हैं WA से, जो कि कितना है 70 ग्राम। सूत्र लगाएंगे अब, सूत्र किसका लगेगा, मोललता का, और मोललता का सूत्र आपको पता होगा। ठीक है, मैंने बताया था अभी आगे जस्ट। इसको छोटे m से दर्शाते हैं, विलेय का भार WB × 1000 अपन विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार जो कि ग्राम में होना चाहिए। ठीक है, सूत्र में रखते हैं मान, WB कितना है, WB होगा वो कितना है 3.5 × 1000 ओपन MB कितना है, MB अभी निकला जस्ट 60 इंटू WA कितना है, WA है 70 ग्राम। जो कटता है उसको काट देते हैं यहाँ से दोस्तों, एक 0 से एक 0 कट जाएगा, दूसरा 0 इससे कट जाएगा, जो बाकी बचा उसको पुटअप करेंगे। 3.5 × 10 अपन 6 × 7, देन इसका मान निकल के आता है 0.833 और इसका मान हो जाएगा मोल प्रति किलोग्राम में, क्योंकि यहाँ पर मोललता है इसलिए क्या आ जाएगा, मोल प्रति किलोग्राम यूनिट आ जाएगी, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ में यहाँ पर इस वीडियो का एंड करते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।